हेलो दोस्तों, पावर बीआई के हमारे नए क्लास में आप सभी का वेलकम। हम लोग आज कोर सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड बनाने पे बात करेंगे, जहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चंस लिए और उन 5 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और बेसिक लेवल पे कुछ डैक्स मेजर्स और डैक्स कॉलम्स बनाने के बारे में भी सीखेंगे। कब हम कॉलम बनाएंगे, कब मेजर बनाएंगे, इस पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और एक अगर हमें सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए तो उनको अपने डैशबोर्ड के थ्रू कैसे हम आंसर दे सकते हैं, कैसे कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं, ये भी सीखेंगे। तो चलिए आज का ट्यूटोरियल शुरू करते हैं, जहाँ पे ये एग्जैक्ट डैशबोर्ड आप बनाना सीखेंगे। तो आज के प्रोजेक्ट में जो फाइल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो फाइल ये आपके सामने दी हुई है, जो कि ऑनलाइन कोर्स परफॉर्मेंस डेटा है। एक इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जैसे हम लोग करते हैं, और उनके कई सारे कोर्सेज हैं, जैसे पाइथन फॉर डेटा साइंस, ब्रांड मैनेजमेंट, एसईओ फंडामेंटल, पाइथन फॉर डेटा साइंस दोबारा बिका। तो ये अलग अलग कोर्स के अलग अलग वो हैं, मतलब इंस्ट्रक्टर वाइज भी है, मतलब एक ही कोर्स कई बार दूसरा इंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करता है। तो कोर्स का नाम, कोर्स किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कोर्स का इंस्ट्रक्टर कौन है, कितने स्टूडेंट इनरोल हैं, कितने स्टूडेंट ने इस कोर्स को कंप्लीट किया, इस कोर्स से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, ठीक है, रेटिंग कितनी इस कोर्स को दी ऑन एन एवरेज, फीडबैक स्कोर और मंथ। इस टाइप से इसका एक डेटा दिया है कि किस मंथ में ये, मतलब ये किस मंथ का डेटा है, ठीक है। जैसे इंस्ट्रक्टर यही है तो इन्होंने कुछ किया, तो मान लीजिए कई बार डेटा हम लोग को इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है मंथ, वहाँ पे आप देख रहे हैं मंथ और ईयर फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ये डेटा सेट आप लोग को क्लियर है कि आपके कोई क्वेश्चन है डेटा सेट को लेकर? नाउ इस कंपनी के इन कोर्सेज की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये डेटा क्यों कलेक्ट किया। तो डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एक चीज आपको याद रखनी है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, इनको केपीआई भी बोलते हैं, केपीआई। जैसे कोर्स का कितना कंप्लीशन रेट है, स्टूडेंट इंगेज कितने हो रहे हैं, रिवेन्यू बाय कैटेगरी कितनी हो रही है, इंस्ट्रक्टर की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे कोई इंस्ट्रक्टर को अच्छी रेटिंग मिली होगी, किसी इंस्ट्रक्टर को खराब रेटिंग मिली होगी। तो इस टाइप का यहाँ पे गोल हो सकता है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज स्ट्रगलिंग, मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है इंस्टीट्यूट को। तो द प्लेटफॉर्म इज स्ट्रगलिंग विद लो कंप्लीशन रेट, मतलब ज़्यादा लोग कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स इनरोल तो किया मगर कंप्लीट नहीं किया, जैसे 166 लोगों ने इनरोल किया, केवल 153 ने कंप्लीट किया, 197 में केवल 54 ने कंप्लीट किया। तो ये अनइवन रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अमंग कैटेगरीज, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं। यहाँ कैटेगरी क्या है, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ है, आर्ट्स है, साइंस है। तो हमारे पास बहुत सारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं। जैसे मैं कुछ वेरिएबल को रंग देता हूँ, कैटेगरी, इंस्ट्रक्टर, कोर्स का नाम, ये तीनों हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, और इनको मैं रंग देता हूँ लाइट ग्रीन में। ये जितने भी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे हमारे नंबर्स हैं, ठीक है। मंथ भी कैटेगरी की उसमें आएगा परिभाषा में, क्योंकि मंथ एक कैटेगोरिकल फील्ड है। और कोर्स आईडी का कोई खास काम नहीं आएगा, पर ये भी कैटेगरी में, ये सिर्फ
चीज़ों को नापने के लिए। तो इस तरीके से सबसे पहले डेटा सेट को आप सेग्रीगेट कर लीजिए, आप सेगमेंट कर लीजिए कि कौन कौन से कैटेगोरिकल है, कौन कौन से न्यूमेरिकल है। तो अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि इंस्ट्रक्टर के पुअर इंगेजमेंट मैट्रिक्स हो सकते हैं और लैक ऑफ डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग हो सकती है कंटेंट प्लानिंग एंड मार्केटिंग में। ये डैशबोर्ड किस तरीके से हेल्प करेगा जो हम बनाने जा रहे हैं, ये टॉप परफॉर्मिंग कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्टर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। ये ट्रेंड, यूजर बिहेवियर एंड ड्रॉप ऑफ्स के ट्रेंड को जानेगा, मतलब यूजर किस तरीके से बिहेव करता है। कंटेंट स्ट्रेटजी बाय कैटेगरी परफॉर्मेंस, जैसे अगर हमें दिखेगा कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, परफॉर्मेंस कैसे पता लगेगी? रेटिंग के थ्रू या स्टूडेंट एनरोल और स्टूडेंट कंप्लीटेड रेशियो के थ्रू पता लगेगी। तो ये हमें पता लगेगा। और इसके बाद इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रांसपेरेंट मैट्रिक्स, ये मैं समझाऊंगा। और मार्केटिंग स्पेंड भी, जैसे भाई कंपनी मार्केटिंग में पैसा लगाएगी ताकि और ज़्यादा एनरोलमेंट हो, पर मार्केटिंग में पैसा लगाने से पहले वो अपनी ऑडियंस को समझना चाहेगी, जानना चाहेगी कि किस तरीके से बिहेवियर है लोगों का। डिफरेंट केसेस हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल डैशबोर्ड बनाना है। आपके लिए मैंने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चंस जो आपको दिए हैं, वो 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच कोर्स कैटेगरीज जनरेट मोस्ट रेवेन्यू? कौन सी ऐसी कोर्स की कैटेगरी है जहाँ से सबसे ज़्यादा रिवेन्यू आ रहा है? क्या वो टेक्नोलॉजी है, क्या वो हेल्थ है, क्या वो साइंस है? दूसरा क्वेश्चन है, एवरेज कोर्स कंप्लीशन रेट एटसेट्रा। तो ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कब कौन सा चार्ट बनाएंगे ये भी मैंने वहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लेंगे और पावर बीआई डेस्कटॉप में हम लोग गेट डेटा पे क्लिक करके यहाँ से CSV फाइल ओपन कर लेंगे। जो हमारी CSV फाइल है, SS ऑनलाइन कोर्स एनालिसिस, यहाँ पे 200 रोज का डेटा है, इसको हमने कनेक्ट कर लिया। यहाँ पे CSV फाइल हमारी कनेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जब हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कोई भी इशू तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई हेडर या कोई कॉलम प्रॉपरली अलाइंड नहीं है, और उसके बेसिस पे यहाँ हम लोग इसे लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली कुछ बातें, जो ये फाइल हमें मिली है वो एक CSV फाइल है। CSV, CSV फाइल का मतलब होता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। ओके, तो जो बेगिनर, आप लोग क्योंकि एज अ बेगिनर ज्वाइन कर रहे हो तो आई एज्यूम कि शायद आपको नहीं पता, या पता भी है तो रिवीजन है आपके लिए। इसे हम लोग कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल बोलते हैं। कई बार ये कॉमा डेलिमिटेड वैल्यू ऐसे नाम से भी जानी जाती है। तो इस फाइल में, ये फाइल कैसी दिखती है वो पहले देखते हैं। तो यहाँ हमारी ये फाइल है, इसे हम ओपन विद नोटपैड कर लेते हैं। देखो ये फाइल ऐसे दिखती है। देखो कोर्स आईडी कॉमा, कोर्स नेम कॉमा, कोर्स कैटेगरी कॉमा 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 कॉमा। तो पहली जो रो है वो हेडर होती है और वहाँ कॉमा कॉमा से सारे नाम सेपरेटेड है। फिर दूसरी रो में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज हैं और ये भी कॉमा सेपरेटेड है। लाइक ये कोर्स आईडी है, ये कोर्स नाम है, ठीक है, ये कैटेगरी है। ऐसे करते जा सकते हैं। तो आपको दिखेगा कि हर एक डेटा के नीचे हम उसके वैल्यू को फिट कर सकते हैं। स्टूडेंट इनरोल 166 है, स्टूडेंट कंप्लीटेड 153 है, रिवेन्यू 13484.5 डॉलर्स है, रेटिंग ये है, फीडबैक ये है और मंथ ये है। कुछ इस तरीके से ये डेटा होता है। सचिन, ये समझ में आ रहा है तुम्हें?
अगर नहीं है ना, देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मतलब हर वैल्यू जो है वो कॉमा सेपरेटेड है, मतलब उनके बीच में कॉमा लगा हुआ है। ये चीज समझ में आ रही है ना। और ऐसे करके पूरी 200 रोज का डेटा है। सिर्फ पहली रो में ही हेडिंग्स है और बाकी सारी रोज में डेटा है। पर जब एक CSV फाइल को हम लोग एक्सेल में खोलते हैं तो एक्सेल उसे टैबुलर डेटा में यानी टेबल के फॉर्म में बदल देता है और आपको एक अच्छा सा टेबल यहाँ पे नजर आने लगता है जो आपको दिख रहा है। और इस टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यू में, अगर इसमें टेबल में बॉर्डर लगा देता हूँ तो आपको दिखेगा ये प्रॉपर एक टैबुलर डेटा बना देता है एक्सेल हमारे हमारे लिए इसे। तो हमें कुछ अलग से नहीं करना है, बस ये जो CSV फाइल हमारी सेव हुई है इसे बस आप ओपन विद एक्सेल कर लीजिए। ओपन विद एक्सेल, इसके लिए आपके कंप्यूटर में एक्सेल इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब दूसरी चीज, पावर BI हमसे पूछता है कि कौन सी तरह की फाइल कनेक्ट करना चाह रहे हो आप। तो अगर वो फाइल एक एक्सेल वर्जन में होती, देखिए क्योंकि आपने आज बताया था कि यू विल ऑल्सो नीड बेसिक असिस्टेंस, तो अगर फाइल का जो एक्सटेंशन है वो .xls, कहीं लिख लीजिए इसको सचिन आप, ठीक है, .xls या .xlsx होता है फाइल का एक्सटेंशन। अगर इस फॉर्मेट में होता है तो हम कहेंगे वो एक एक्सेल वर्कबुक है या एक्सेल फाइल है। हम एक जनरल वे में कह रहे हैं वो एक एक्सेल फाइल। अगर फाइल का एक्सटेंशन .csv होता है तो मैंने आपको नाम बताया ही, हम कहेंगे कि वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, ठीक है, या कॉमा डेलिमिटेड। तो ऐसे फाइल के एक्सटेंशन होते हैं। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे .json फाइल यानी जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। .xml फाइल यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। इस टाइप की मैं कुछ फाइल्स को कनेक्ट करवाऊंगा आपको। तो क्योंकि आज हमारी जो फाइल है वो हमारी फाइल CSV है, तो इसीलिए हमने टेक्स्ट CSV कनेक्टर का इस्तेमाल किया, ठीक है। एक्सेल करेंगे, अगर हम एक्सेल करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे तो हमें वो फाइल दिखेगी ही नहीं सेम फोल्डर में, क्योंकि वो एक्सेल है नहीं। पर वही अगर हम CSV करके जाएंगे तो वही फाइल दिखने लगेगी, क्योंकि वो फाइल कैसे सेव हुई है, वो फाइल सेव हुई है एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। तो विकास एंड सचिन, इज दिस क्लियर टू यू गाइस? सो जब भी आपको फाइल मिले आप उसकी प्रॉपर्टी या उसका एक्सटेंशन, तो देखो यहाँ दिख ही रहा है, उसका टाइप यहाँ दिख ही रहा है, ये देख लो कि उसका टाइप क्या है और तब उसे कनेक्ट करो उस टाइप के कनेक्टर से। अभी देखो यहाँ बहुत सारे फॉर्मेट है, देखो PDF भी कनेक्ट कर सकते, जेसन, XML, है ना, और बहुत सारे डेटाबेस है, वो सब हम करेंगे। सो वो आएगा। तो ये हमारी आ गई। अब ये जो हमारी फाइल सेव हुई इसका नाम हम सेव कर लेते हैं, इसको हम कह देते हैं कोर्स सेल्स, ठीक है। तो हम कोर्स सेल्स नाम से इसे सेव कर लेते हैं। और इससे पहले कि हम अपनी एनालिसिस शुरू करें, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। तो सेव के लिए मैंने क्या किया, यहाँ ये जो आइकन दिया है या फाइल में जाके भी हम इसे सेव कर सकते हैं और ब्राउज दिस डिवाइड्स करके यहाँ पे हम इसे, अब ये जो हमारी डैशबोर्ड हम बना रहे तो हम इसे कहेंगे कोर्स सेल्स डैशबोर्ड, ऐसे नाम से सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने सीखा है कि जब हम लोग अपना डैशबोर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक टेक्स्ट बॉक्स या एक हेडिंग के थ्रू
बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, और ये अपना पेज का नाम रीनेम कर लेते हैं। तो जैसे इसको हम लोग नाम दे देते हैं कोर्स सेल्स डैशबोर्ड। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। और इसके बाद हम लोग जो है इसको, अगर यहाँ से इंसर्ट पे जाते हैं तो इंसर्ट में हमें टेक्स्ट बॉक्स, बटन, शेप ये सब मिलता है। तो हम लोग ये टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से ले लेते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यहाँ से लिख देंगे जो भी, जैसे हमें लिखना है कि कोर्स सेल्स परफॉर्मेंस, या जो भी हमें उसे नाम देना है, डैशबोर्ड। और ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स को हम एज अ हेडिंग यूज करके इस तरीके से बड़ा बना सकते हैं, उसे अलाइन एज सेंटर। इसी टेक्स्ट बॉक्स से हम इसका फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं। तो ये बोल्ड हो गया। इसके बाद हम यहाँ से इसको सेंटर में अलाइन करके, या जो जहाँ कहीं भी अलाइन करें, तो ये सारी चीज़ें आप करेंगे। और जब भी हम किसी टेक्स्ट को करते हैं तो उसका कलर यहाँ से चेंज होता है। तो जैसे मैंने टेक्स्ट को कर रखा है तो ये पॉपअप में एक कलर सा आ रहा है। इस कलर को मैं यहाँ से सेलेक्ट करके उसका कलर दे सकता हूँ कि क्या कलर रहे। ठीक है, तो ये हमारा डैशबोर्ड का हेडिंग होगी। नाउ इसका, ये हमारा कैनवस है। तो कैनवस के ऊपर हम अगर जाएंगे तो ये कैनवस बैकग्राउंड है। कैनवस बैकग्राउंड का जो हमारा कलर है वो भी हम वही कलर दे सकते हैं जो हमारा हेडिंग कलर है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप देख सकते हो, यहाँ से कम ज़्यादा की जा सकती है। तो मैं इसे ट्रांसपेरेंसी 2%, 4% कुछ बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक डार्क बैकग्राउंड का कैनवस बना लिया और अपनी कोर सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड नाम से बना ली हेडिंग। प्लस मैं कुछ चीज़ें और बताना चाह रहा हूँ, ये यूआरएल मैं दूंगा तुम लोग को। तो जैसे क्या है कि आप यहाँ पे कुछ आइकन देख रहे होंगे, ये ये आइकन जो हैं ये कलरफुल है। तो ये आइकन्स को भी हम लोग कॉपी कर सकते हैं और वहाँ दिखा सकते हैं। तो जैसे अगर हम मान लीजिए इस आइकन को कॉपी करते तो हम यहाँ पे उस आइकन को ऐसे दिखा सकते हैं और आइकन का फॉन्ट साइज भी यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। तो जैसे 28 कर लिया। तो और ये क्योंकि मैं वो लिंक प्रोवाइड करूँगा तुम्हें, ये आइकन बेसिकली नोटपैड में भी दे दूंगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे नोटपैड में इस आइकन को लेके आता हूँ तो ये देखो, ये ऐसा आइकन बन जाता है। तो इसमें क्या, कोई इमेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग से, ये आइकन्स एज ए फॉन्ट ही आ जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इमेज लगाने के लिए हमें अलग से करना पड़ेगा। एनी डाउट है यार? तो जैसे कैनवा इसमें एक ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं ये, तो इसमें होता है सच कि आपको गूगल से डाउनलोड करके फिर इसमें उसको पेस्ट करना पड़ेगा, कि जैसे टारगेट का या कोई भी इमोजी लगाते हैं। नहीं, यहाँ से हम लोग इमेज से, बट यहाँ पे हमें शेप कुछ दिए हैं, मतलब ये कुछ शेप दिए, कुछ बटन्स दिए, लेकिन जो इमेजेस है वो हम अलग से ही लेके आएंगे। मतलब यहाँ से जैसे इमेज अगर कोई ऐड करनी है तो डाउनलोडेड वाला कोई भी। हाँ, डाउनलोडेड, जैसे मैंने कैनवा से कुछ इमेज डाउनलोड कर रखी हैं। अब जैसे, इनबिल्ड नहीं है मतलब ऐप नहीं में नहीं, इनबिल्ड नहीं है। इनबिल्ट है। और दूसरा, ज़रूरी नहीं कि हर बार इनबिल्ट वाला हमें मिल, मतलब वो हमारे लिए सूटेबल ही हो ना, मतलब। तो इस वजह से भी कई बार होता है। तो ये है, तो इसको हम, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, जब हम इसकी अलाइनमेंट करते हैं तो ये एक रेड कलर की लाइन नज़र आ रही है, दिख रही है? तो ये रेड लाइन पता है क्या शो कर रही है, कि अब मैं बिल्कुल सेंटर में हूँ। मैंने इसे ड्रैग कर रखा है। अभी देखो, जैसे ही ये सेंटर में आएगा, ये देखो ये लाइन बन के आएगी। इससे मुझे पता लगेगा कि अब ये सेंटर में अलाइन है। राइट, तो इस टाइप की चीज़ें आप करिएगा ट्राई आज। ये सब कुछ बेसिक, क्योंकि हमें डिज़ाइंस पे भी फोकस करना है। नाउ अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के आंसर करते हैं
कि पहला क्वेश्चन है कि विच कोर्स कैटेगरी जनरेट द मोस्ट रेवेन्यू, कौन सी कैटेगरी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रही है। ये सवाल क्लियर है ना कि विच कोर्स कैटेगरी जनरेट द मोस्ट रेवेन्यू। और इसमें मैंने आपको दिया भी है कि इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर देने के लिए बार चार्ट या ट्री मैप का आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हमारा एक कैटेगोरिकल कॉलम होता है, सचिन कैटेगोरिकल कॉलम क्या है थोड़ा बताओगे? सचिन या विकास दोनों में कोई? नॉन न्यूमेरिकल जो होते हैं, नॉन नॉन न्यूमेरिकल है, पहली पहचान तो ये है कि नॉन न्यूमेरिकल है। वैसे न्यूमेरिकल भी होता है कभी कभी कैटेगोरिकल, ऐसा नहीं है, मगर हाँ दूसरी चीज उसमें जो वैल्यूज होंगी वो नंबर ऑफ रोज से कहीं ज्यादा कम होंगी, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू या यूनिक वैल्यू होंगी। अब यहाँ पे टोटल कितनी रो हैं? 200। और अगर आप कैटेगरी में जाएंगे तो आपको कितनी कैटेगरी दिख रही है? 7। देखिए, आर्ट, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, एचुकेशन। अगर यहाँ पे कोर्स के नाम देखें तो मुश्किल से 15-20 दिख रहे हैं, पर कैटेगरी कितनी है? दो, मतलब टोटल रो कितनी है? 200। तो ये, पर अगर हम स्टूडेंट कंप्लीटेड देखें तो यहाँ आपको एक पूरी रेंज दिख रही है ना। देखिए, आपसे मैं अगर सवाल पूछूं इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है या इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है, क्या आंसर होगा आपका? कैटेगरी में डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है या स्टूडेंट कंप्लीटेड में डिस्टिंक्ट वैल्यू कम है? स्टूडेंट वैल्यू में 135 है। कहाँ है ये देखो, वन स्टूडेंट कंप्लीटेड में 135 है और यहाँ कितनी डिस्टिंक्ट है? 7 डिस्टिंक्ट। सेवन सेवन तो जिस कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यूज 5, 6, 7, 10 ऐसे होंगी, जैसे कोर्सेज में जाते हैं तो 21 कोर्सेज है, राइट, आउट ऑफ 200। तो ये कैटेगोरिकल है ना यार। जैसे डेटा को ऐसा कैटेगरी समझाया जा रहा है ना, जैसे ये सारी ही डेटा की प्रॉपर्टीज हैं। ये कोर्स का नाम उसका नाम है, कैटेगरी उसकी कैटेगरी है, इंस्ट्रक्टर उसकी प्रॉपर्टी है कि उसका इंस्ट्रक्टर कौन है। ये सारी डेटा की प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो एनरोल्ड हैं, जैसे वो जो नंबर में दिखा रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनको शब्दों में या अल्फाबेट्स में दिखाया जा रहा है। तो जो अल्फाबेट में दिखाए जा रहे हैं उसमें आपको दिख रहा है कि एक फाइनाइट नंबर ही है, मतलब एक 6-7 कैटेगरी है। इंस्ट्रक्टर में भी देखिए 7 अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? कैटेगोरिकल कॉलम वो होगा। इसके एग्जाम्पल भी हम लोग ने पढ़े थे ना, जैसे जेंडर। जेंडर है जैसे मेल, फीमेल, अदर, ठीक है। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल बताया था, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपको पता है ना कि एक फाइनाइट नंबर ऑफ ब्लड ग्रुप्स ही हैं, जैसे ना ए, बी, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे ही 6-7 जो भी हैं। किसी का ब्लड ग्रुप आपने सुना है कि जेड पॉजिटिव? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना, राइट। तो ये सारी प्रॉपर्टीज कुछ कैटेगोरिकल के एग्जाम्पल है। जैसे स्टेट, अगर हम बात करें स्टेट की, तो अब भले ही 150 करोड़ लोग हों लेकिन स्टेट तो वही डेफिनेट अमाउंट ऑफ है ना। अब जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे 50 स्टेट है। ऐसा तो है नहीं कि अगर वहाँ पे 50 करोड़ लोग हैं तो हर 50 करोड़ लोग के 50 करोड़ स्टेट है। तो ऐसा डेटा जहाँ पे डेटा केवल एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज में ही पॉसिबल है। तो अगला क्वेश्चन, फिर यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम्स कौन कौन से?
कैटेगरी है, तीन स्ट्रक्चर। ये हैं तीन, ठीक है। तो अगर एक कैटेगोरिकल कॉलम उठाइए और एक नंबर उठाइए, ठीक है, ये मैं इसके पहले कई चैप्टर्स में बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। अगर आपने एक कैटेगोरिकल उठाया और एक न्यूमेरिकल उठाया, ठीक है, तो इनके कॉम्बिनेशन से आप क्या क्या बना सकते, बार बना सकते, ट्री मैप बना सकते, डोनट बना सकते, इवन लाइन भी बन जाएगा, और आपका रिबन भी बन जाएगा, ऐसे कुछ भी बन जाएगा, ठीक है, और फनल भी बन जाएगा। पर हर चार्ट कुछ कुछ अलग बातें शो करेगा। तो जैसे जब हमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, विच कोर्स कैटेगरीज जनरेट द मोस्ट रेवेन्यू, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लोग एक बार ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पे। अब बार यहाँ पे कई तरीके के आते हैं, जिसको हमने एक चैप्टर में किया भी था। तो हम लोग यहाँ पे इस आंसर को देने के लिए एक सिंपल स्टैक्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं, और इस स्टैक कॉलम चार्ट में हम ये आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो अब जब स्टैक कॉलम चार्ट लिया, तो ये हमसे कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या रखोगे और वाई एक्सिस पे क्या रखोगे। तो जब आप ऐसा वर्टिकल चार्ट लेते हैं, तो जो आपका कैटेगोरिकल फील्ड है उसे आप रख लीजिए एक्स एक्सिस पे, और जो आपका न्यूमेरिकल फील्ड है उसे आप रख लीजिए वाई एक्सिस पे। तो उस पे अब जैसे इसने हमसे पूछा कि किसने ज़्यादा पैसा कमाया, ऐसा एक क्वेश्चन था, तो उसके लिए हमें पता है रिवेन्यू में वो आंसर है। तो सम ऑफ रिवेन्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे। सम ऑफ रिवेन्यू मतलब टोटल रिवेन्यू जिसकी ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये कहीं पे नोट बनाओ, अपने नोटबुक में लिख लो कि एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ पे हम लोग बार, ट्री मैप, डोनट, लाइन, फनल ये सब बना सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने स्टैक्ड अगर और चार्ट लिया, और यहाँ पे ये लोग बार और कॉलम दो नाम से बुलाते हैं। कॉलम जो होता है वो वर्टिकल होता है, और बार जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। सो ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो एक कैटेगोरिकल एक न्यूमेरिकल पे ये बना, और स्टैक्ड बार में, सॉरी स्टैक्ड कॉलम अगर आप बना रहे, तो एक्स एक्सिस पे कैटेगोरिकल आएगा और वाई एक्सिस पे नंबर आएगा, नंबर या न्यूमेरिकल जो है। और न्यूमेरिकल में आप सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम एटसेट्रा ऐसे एग्रीगेट फंक्शंस यूज करेंगे। तो जैसे जो हमने यहाँ पे यूज किया है, हमसे सवाल पूछा गया है कि विच कोर्स कैटेगरी जनरेट द मोस्ट रिवेन्यू। मोस्ट रिवेन्यू या ऐसा कोई सवाल पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा रिवेन्यू कहाँ आ रहा है, सॉरी फॉर द नॉइस, तो आप कहेंगे कि वो सम से ही आएगा। तो मोस्ट के केस में आप क्या कहेंगे, ऐसे सम। अगर ये सवाल पूछा जाता ऑन एन एवरेज एक कैटेगरी में हमें कितना पैसा मिलता है, तो हम एवरेज यूज कर लेते। अगर पूछ लिया जाता सबसे कम पैसा आज तक किस कैटेगरी में मिला, तो हम मिनिमम यूज कर लेते, कुछ ऐसा। अब इस डेटा को देख के आप क्या बताएंगे कि जो हेल्थ कैटेगरी के कोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा है, फिर साइंस है, और सबसे कम पैसा जो मिल रहा है या रिवेन्यू जनरेट हुई है वो मार्केटिंग के कोर्सेज में। तो ये बार ग्राफ क्या दिखा रहा है ये तो आपको क्लियर ही है। और ये क्वेश्चन कॉपी करके हम इस चार्ट के ऊपर जनरल टैब में जाके यहाँ पे ये क्वेश्चन कॉपी कर सकते हैं।
और चाहिए तो इसकी हेडिंग छोटी कर दीजिए, बड़ी कर दीजिए, जो भी करना हो। यहाँ से उसकी हेडिंग हमने बड़ी कर दी, इसे अलाइन कर दिया सेंटर, बोल्ड कर दिया, इसका कलर चूज कर लिया या कोई और कलर ले लिया, जो भी आपको ठीक लगता है। सो ये प्रोसेस ठीक है आपके लिए? सचिन, क्लियर? ये समझ में आया कैसे बनाया? यहाँ से एक चार्ट लिया, एक्स एक्सिस पे कैटेगरी को रखा और वाई एक्सिस पे रिवेन्यू को रखा, क्योंकि बार ग्राफ में वर्टिकल बनता है तो उसकी जो हाइट होती है ना, वो हाइट कैसे होगी? हाइट कम ज़्यादा तभी होगी ना जब वहाँ कोई नंबर होगा, राइट? और एक्स एक्सिस तो एकदम वैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो सिर्फ हमें नाम दिखाना है चीज़ों के, राइट? वाई एक्सिस ही लेकिन ऊपर नीचे छोटी बड़ी होगी कैटेगरी वाइज। अब सोचो यहाँ 200 कैटेगरी होती तो कितना मुश्किल होता समझना। अगर छः, क्योंकि हमारे पास कैटेगरी 6-7 है तो हम ये बता सकते हैं, ठीक है? दूसरा सवाल है, व्हाट इज द एवरेज कोर्स कंप्लीशन रेट बाय कैटेगरी एंड इंस्ट्रक्टर? तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज कोर्स कंप्लीशन रेट कैटेगरी वाइज और इंस्ट्रक्टर वाइज कितना कितना है। तो कैटेगरी वाइज भी बताइए और इंस्ट्रक्टर वाइज भी बताइए, ठीक है? तो हम इस सवाल को दो आंसर में भी दे सकते हैं। तो कोर्स कंप्लीशन यानी कि कोर्स कंप्लीशन रेट इनमें से किस कॉलम में मिलने वाला है हमें? अब देखिए, अगर मेरे पास 166 एनरोल हुए और 153 ने कंप्लीट किया, 166 एनरोल हुए और 153 ने कंप्लीट किया, तो इसका कंप्लीशन रेट कैसे निकलेगा? मान लीजिए आपको 100 में से 75 मार्क्स मिले या 77 मार्क्स मिले, तो आपको कितने परसेंट मार्क्स मिले? 77। समझ रहे? तो कोर्स कंप्लीशन रेट क्या होगा? जो जितने स्टूडेंट ने कंप्लीट किया और जितने स्टूडेंट ने एनरोल किया, उसका एक फार्मूला बनाएंगे। तो हम लोग फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं? फार्मूला बनाने के लिए पावर बीआई ने हम लोगों को डैक्स दिया है। क्या? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। तो हम यहाँ से एक नया कॉलम बनाते हैं, एक नया कॉलम है, ठीक है? और इस कॉलम का नाम रखते हैं कंप्लीशन रेट। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं उसमें ये कह रहे हैं हम क्या बना रहे हैं। विकास, हम लोग क्या बना रहे हैं? राइट क्लिक किया हमने, तो डेक्स के थ्रू हम क्या क्या बना सकते हैं? एक मेजर, एक कॉलम, या एक टेबल, ठीक है? कहीं पे लिखिए आप अपने पास। विद डेक्स हम लोग क्या कर सकते हैं, या इन पावर बीआई वी कैन क्रिएट कैलकुलेटेड मेजर जो कि क्या होगी? सिंगल वैल्यू। ओके, कैलकुलेटेड कॉलम जो कि पूरा का पूरा एक कॉलम होगा, यानी हर रो के लिए, फॉर एवरी रो। और कैलकुलेटेड टेबल जो हम लास्ट में पढ़ेंगे, सेपरेट टेबल, अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कैलकुलेटेड मेजर का क्या एग्जाम्पल हो सकता है?
जैसे पहले हम एक कैलकुलेटेड मेजर को देख लेते हैं। तो कैलकुलेटेड मेजर का क्या एग्जांपल हो सकता है? मान लीजिए किसी ने कहा आज तक कितनी रिवेन्यू हुई है, तो इसका जवाब कैसे दोगे विकास? यानी रेवेन्यू से पता चलेगा कितना टोटल हुआ है, यानी सारी रो को सम कर देंगे कम ना। करके। तो कैलकुलेटेड मेजर कैसे होएगा? यहां से हमने न्यू मेजर किया, ठीक है। फिर से देखिए, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया, न्यू मेजर। अभी मैंने क्या बताया? मेजर क्या है? एक सिंगल वैल्यू है, ठीक है। ये लिख लेना कहीं पे, कैलकुलेटेड मेजर, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल, ये तीनों बनाना सीखेंगे। मेजर क्या है? एक सिंगल वैल्यू है। तो इसको मान लीजिए मैंने कह दिया टोटल रिवेन्यू, ये इसका नाम होता है, ओके। जिस नाम से ये हमारी डेटा पेन में अपीयर करेगा। और सबको जोड़ने का फंक्शन क्या होता है? सम। फंक्शन के अंदर ऐसे ब्रैकेट लगाया, ठीक है। और रिवेन्यू कहाँ मिल रही है? ये रिवेन्यू है, तो ऐसे रिवेन्यू सेलेक्ट कर ली। तो जो हमारे कोर्स सेल्स क्या है, वो हमारे टेबल का नाम है, ऐसा। तो ये एक छोटा सा मेजर है, और अगर ये नहीं भी समझ में आया कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, हम लोग आगे फिर इसको कई बार पढ़ेंगे। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में क्या होता है? यहाँ पे आपका नेम है, यहाँ आपका फंक्शन है, यहाँ आपका टेबल नेम है, और यहाँ ब्रैकेट में क्या है? कॉलम नेम है। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं? आप इसे लिख लीजिए कहीं पे। अगर मैंने आपसे पूछा कि एवरेज रिवेन्यू क्या है ना, दो, एवरेज का ऑप्शन है ना, तो 200 कोर्सेज की एवरेज रेवेन्यू क्या है? तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एवीजी, और इसका फॉर्मूला होता है एवरेज। तो ये डेक्स केवल यहाँ नहीं काम आएगी, ये आपको एक्सेल में भी काम आ सकती है कैलकुलेशंस करने के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज समझ में आई आपके, मेजर बनाना सिंगल। अब अच्छा सर, कैल सिंगल जो है वो जो हाँ, कार्ड्स बनता है उसमें भी तो वो यूज वो करते हैं, जैसे टोटल हाँ सम उसी चाहिए में। होगा तो उसमें अब भी काम जैसे, हो जाता है। और क्या, इसीलिए तो अब जैसे हमें कोई कैलकुलेट करके दिखानी है, तो ये कार्ड विजुअल है। इस कार्ड विजुअल को मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसे रख दे रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने टोटल रिवेन्यू को दिखा दिया, 2.35 मिलियन, राइट। और इसकी कॉल आउट वैल्यू को यहाँ से कम कर लो, जितना कम करना हो। मान लो 17 पिक्सल दिखा देते, इसका कलर बदल लो यहाँ से। टोटल रिवेन्यू जो हमारी दिख रही है, इसका कलर बदल लेते हैं। तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इस तरह से भी आप कार्ड में भी दिखा सकते हो इसको। अब जैसे कॉलम कब बनाएंगे? यहाँ पे हर रो में दिया है कि इतने बच्चे आए और इन्होंने इतनों ने कंप्लीट किया। ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, यानी 166 में से 153 ने कंप्लीट किया, राइट। सो कंप्लीशन रेट कैसे बनेगा? रेट का मतलब क्या होता है कि इतने में कितना परसेंट, राइट। तो जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी मान लीजिए 200 की सेल हुई और हमारा 80 का प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालते हैं कि 80 बटे 200, कि 80 200 का कितना है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये लिख दें कि कंप्लीशन रेट बराबर
जितने कंप्लीटेड हैं डिवाइडेड बाय जितने एनरोल्ड हैं, ठीक है, या उल्टा। तो कंप्लीशन रेट क्या होगा, एक कॉलम होगा क्योंकि उसे हमें हर रो के लिए बनाना है, ये सिंगल वैल्यू नहीं होगी। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो दोनों में? दिस विल नॉट बी अ सिंगल वैल्यू, ये हर रो के लिए कुछ आएगी ना, और फिर जब हर रो की आएगी तब हम उसका सिंगल वैल्यू बनाएंगे। ये चीज क्लियर है? बताओ भाई। हाँ डन ये clear है। सो यहाँ कंप्लीशन रेट जो हम लोग फॉर्मूला बना रहे, कैसे बना रहे, यहाँ 3 एरो पे क्लिक किया, न्यू कॉलम किया, ये आ गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा टेबल का नाम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कोर्स, और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि एनरोल्ड। डिवाइडेड बाई के लिए जो सिंबल यूज होता है वो क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। और यहाँ पे करते जितनों ने एनरोल किया और जितनों ने कंप्लीट किया, ठीक है, उल्टा मैंने कर दिया है। तो बस हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे कि जितनों ने कंप्लीट किया, क्योंकि बड़ा जो है वो नीचे रहेगा ना, तो ये ऐसे डिवाइड किया। लेट्स सी, देखो एक अपने आप नंबर आ गया, दिख रहा है, और इसको हम यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज बोल देते हैं। ये रेट, रेट क्या होएगा, परसेंटेज होएगा ना, तो ये परसेंटेज क्लिक कर दो। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि इस वाले पहले कोर्स को 92% ने कंप्लीट कर लिया, दूसरे को केवल 27 ने किया। कुछ कोर्स तो ऐसे हैं केवल 8% ने किया, जैसे बायोलॉजी टुडे करके, ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये सर आप जैसे न्यू कॉलम पे गए, न्यू कॉलम किया, उसके बाद इसको न्यू हम फॉर्मूला ऑब्लिक। इसको हम डिलीट मारते हैं, ठीक है, स्टेप देखते जाओ, तब हटा दिया। हमें जानना था कि कंप्लीशन रेट क्या है। कंप्लीशन रेट कैसे पता लगेगा कि कितने आए और कितनों ने कंप्लीट किया, राइट? हमें हर रो के लिए जानना था। तो हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक किया हमने, और न्यू कॉलम बनाया। इस कॉलम का नाम क्या रखा, कंप्लीशन रेट। और इसको हमने क्या रखा, कंप्लीशन रेट को। अब कंप्लीशन रेट कैसे पता लगेगा, कि जितनों ने एनरोल किया, तो एनरोल्ड लिख लिया पहले मैंने, ठीक है। देखिए कोई भी कॉलम को आप यहाँ डायरेक्टली नहीं बुला सकते, उसको बुलाने के लिए आपको टेबल का नाम और कॉलम का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये क्लियर है कि किस टेबल का ये कॉलम है? तो टेबल का नाम ऐसे लिखा जाएगा और कॉलम का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके। तो ये हो गया। अब डिवाइड का साइन क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। वैसे डिवाइड का एक फंक्शन भी है, पर अभी हम लोग फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हैं। फिर हमने कहा स्टूडेंट कंप्लीटेड, कितनों ने कंप्लीट किया, और फिर इसे चेक कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमने उल्टा कर दिया, तो हमें इसको रखना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इनरोल्ड ज़्यादा है। और जब हमने इसको कर दिया तो ये आ गया। अभी ये एज अ फ्रैक्शन दिखा रहा है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन ही की तरह तो दिखाया है, राइट। 200 परसेंटेज फ्रैक्शन दिखा को रहा परसेंटेज दिखाने के लिए एक तरीका क्या है, इस पूरी बात को एक ब्रैकेट में रखो, ठीक है, है 100। और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो फॉर्मूला पड़ा है, तो भी आ गया, राइट। दूसरा, पावर बीआई हमें हेल्प करता है, कहता है ठीक है तुमने फ्रैक्शन निकाल लिया ना, अब यहाँ जाओ और इसे कॉलम टूल में इसे जाके परसेंटेज मार दो, देखो आ गया परसेंटेज, ठीक है। तो अब मेरे सामने कंप्लीशन रेट आ गया। कंप्लीशन रेट को, अब हमारे सामने कंप्लीशन रेट आ गया। कंप्लीशन रेट को हम लोग यहाँ पे कैसे दिखा देंगे, अगेन क्योंकि कंप्लीशन रेट एक नंबर है, ठीक है, और
हमारे पास कैटेगरी है, जो सवाल हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज एवरेज कोर्स कंप्लीशन रेट बाय कैटेगरी एंड इंस्ट्रक्टर। तो एक हम लोग यहाँ पे इसी का कॉपी बनाते, एक में कैटेगरी और एक में इंस्ट्रक्टर लाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ले आते एक डोनट चार्ट, इस डोनट चार्ट में कैटेगरी डाली और कंप्लीशन रेट का एवरेज निकाला। ठीक है, तो एवरेज कंप्लीशन रेट हमें दिख रहा है सबसे ज़्यादा किस में है, साइंस में। ठीक है, 15.4% और मार्केटिंग में 14%। तो अब बस जब आपके पास नंबर आ जाता है, उसके बाद तो फिर आपको सिर्फ उस नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। दूसरा, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे डेटा के लिए हम लोग क्लस्टर्ड बार बार कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर हमें सेम में दिखाना है, ठीक है, जैसे उन्होंने कहा कि इंस्ट्रक्टर वाइज और दोनों वाइज दिखाओ, तो कैटेगरी भी डाल देते हैं और इंस्ट्रक्टर का नाम भी डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग कंप्लीशन रेट को ले आते हैं एवरेज, ऐसे करके। तो इस टाइप से ये दिखाने लगेगा। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है नीचे आर्ट है, ये पूरा आर्ट का सेक्शन है, ये पूरा बिजनेस का सेक्शन है, ये वाला। तो एक क्लस्टर्ड बार बन गया है। ठीक है, इसको मैं और आगे भी समझाऊंगा, मगर इसीलिए हम अभी इसको अलग अलग चार्ट में दिखा रहे हैं। तो एक में हमने इंस्ट्रक्टर का नाम ले आया और इंस्ट्रक्टर के नाम के द्वारा एवरेज कंप्लीशन रेट कितना है, और जस्ट फॉर वैरायटी इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो एमिली जैंग नाम के इंस्ट्रक्टर है, इनका कोर्स स्टूडेंट्स ने ऑन एन एवरेज 60% कंप्लीट किया है। ओके, और फिर ऐसे आता जाएगा। अब हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ट्रेंड मोड मंथली। यहाँ क्या पूछ रहा है कि मंथली रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड क्या है, राइट। और मैंने बताया क्या, लाइन और एरिया। तो ये मैंने आपको पहले दिन दूसरे दिन कई बार बताया कि जब कभी भी अपने पास डेट रिलेटेड कोई फील्ड होती है, तो हम लोग उसको लाइन चार्ट या एरिया चार्ट में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 ले आते हैं। तो ज़रा हम क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो व्हाट इज द एवरेज कंप्लीशन रेट बाय, तो ये हमारा कोर्स 2 है। तो ये अब जैसे तीसरा क्वेश्चन है कि हाउ डू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ट्रेंड मंथली। बेसिकली ये जानना चाह रहे कि जो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन है वो मंथ वाइज किस तरीके से ट्रेंड हो रहे हैं। तो हम यहाँ से जैसे लाइन चार्ट पकड़ लेंगे और लाइन चार्ट में हम लोग यहाँ से दोनों हटा देंगे। यहाँ से हम लोग मंथ को लेंगे। अब मंथ में हमारे सामने मंथ का नाम आ ही रहा है। ओके, अब इसमें ये बताओ कितने स्टूडेंट रजिस्टर हो रहे मंथली, ये किस वाले डेटा में मिलेगा। स्टूडेंट एनरोल्ड जो हो रहे हैं। इनरोल्ड हो रहे, राइट, सीधा आंसर है। सो बस उसका सम ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड यहाँ पे ले आओ, तो ये मंथली ट्रेंड दिख रहा है। इससे क्या जवाब दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग दिसंबर में हैं। कई बार होता है ना, क्रिसमस आया, छुट्टी हुई, बहुत सारे लोग पढ़ते भी हैं उसमें, या बीच में मई में हो रहा है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस की छुट्टी होती है तो एग्ज़ाम ख़त्म होता है, या जो भी रीजंस हो सकते हैं। तो ये दिख रहा है, और इसको हम सीधे एरिया में भी बदल सकते हैं। जिस तो एरिया और लाइन में बस वही शेडेड पोर्शन का ही डिफरेंस है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, और ये आप लोग भी करोगे, आप अपने हिसाब से अलग थीम इस्तेमाल करोगे। और हर चार्ट में देखो, फॉर्मेट विजुअल में जाके, जनरल में जाके मैं उनका टाइटल उसी क्वेश्चन का टेक्स्ट लिख दे रहा हूँ। फिर एक फाइनल की, व्हाट इज द एवरेज रेटिंग एंड फीडबैक स्कोर पर इंस्ट्रक्टर।
यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रेटिंग और फीडबैक स्कोर क्या है। तो जैसे यहाँ पे हमें फीडबैक स्कोर और रेटिंग दो नंबर हैं हमारे पास, ठीक है, और पूछा जा रहा है एक इंस्ट्रक्टर के वाइज बताइए। तो जब दो नंबर एक कैटेगरी पे दिखाने हो तो हम लोग स्टैग्ड या क्लस्टर्ड दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग एक क्लस्टर्ड का करते हैं यहाँ पे। पहले तो मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ एक्स एक्सिस में क्या रख दो, जो कैटेगरी है इंस्ट्रक्टर, और वाई में दोनों नंबर ले आओ। वो नंबर में क्या पूछ रहा है, फीडबैक स्कोर, और सबका एवरेज ही हम डालेंगे, और रेटिंग। सो जैसे रेटिंग दे रहे ना 4.3 4.2, तो इसका भी रेटिंग, दोनों का रेटिंग रेटिंग लिया। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो क्लस्टर्ड में दिख रहा है कि इधर दिखा रहा है कि एवरेज फीडबैक स्कोर जो है वो इंस्ट्रक्टर जो मोहम्मद अली हैं उनका कितना है, जेन स्मिथ का कितना है, और एवरेज रेटिंग कितना है। तो ये दोनों नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों अलग अलग डेटा हैं, ठीक है। मतलब जो स्कोर है वो 100 में दिया जा रहा है और जो रेटिंग है वो आउट ऑफ 5 दिया जा रहा है। यहाँ पे आगे हम लोग एक और भी देखेंगे, जैसे वाई एक्सिस में हम लॉगरिथमिक स्केल भी ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका ये आएगा। वो क्यों और कब करेंगे वो हम देखेंगे। इसका एक और विकल्प भी होता है कि इसी चार्ट को हम लोग लाइन एंड क्लस्टर्ड में बदल दें, और एक जो नंबर जो 100 में है उसे हम एज अ कॉलम रखें, और दूसरा जो नंबर 5 में है जैसे रेटिंग, उसे हम लाइन में रखें, और यहाँ सम की जगह एवरेज रखें। तो इस तरीके से हमें मिलता है लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, क्योंकि इसकी यूनिट अलग है, ये 5 में है, इसकी यूनिट और स्केल अलग है, ये 100 में है। तो जो 100 वाला पढ़ना है वो इधर से पढ़ लो फीडबैक, और जो रेटिंग पढ़ना है उसका इधर से पढ़ लो। तो जेन स्मिथ साफ दिख रहा है, हाईएस्ट रेटेड टीचर हैं, और इधर फिर सेकंड नंबर पे कौन है, एंड यहाँ पे दिख रहे, लेकिन फीडबैक स्कोर के मामले में ये सबसे आगे हैं। तो इस टाइप से आपको एवरेज और फीडबैक स्कोर एंड ये मिलेगा। ये यूजेज है हमारा लाइन एंड क्लस्टर्ड का। और फाइनली विच कोर्स हैव द हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट। तो जैसे हम लोगों ने जो निकाला वो था आपका, हम लोगों ने जो निकाला वो था आपका एनरोल्ड वर्सेस कंप्लीटेड, राइट। हम लोगों ने कंप्लीशन रेट निकाला था कि इतने एनरोल हुए उसमें इतनों ने कंप्लीट किया। सो हम लोग ड्रॉप आउट रेट के लिए जो डैक्स रहेगा उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग बहुत सारे डैक्स एक्सप्रेशंस क्वेरीज लिखेंगे। और क्योंकि हमने आज ये क्विकली किया है, ये एक इंट्रोडक्शन है आपके लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, बहुत सारी अभी भी आपके लिए डाउटफुल होंगी। तो वी विल कंटिन्यू दिस प्रोजेक्ट वंस अगेन हमारे नेक्स्ट क्लास में। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, और कुछ एक बेसिक टिप दे देता हूँ कि जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से डेटा दिया हुआ है, और हमें जैसे कैटेगरी है, मान लीजिए कोर्स नेम है, हमें जानना है कि किस कोर्स में सबसे ज़्यादा या किस कोर्स से हमारी रिवेन्यू कैसी जनरेट हुई है। मान लीजिए एक रैंडम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ कि रिवेन्यू बाय कोर्स। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसे रख के एक हम लोग सेम डिज़ाइन कर लेते हैं, और इसके लिए हम ट्री मैप भी दे सकते हैं। और ट्री मैप में हम लोग बस कोर्स का नाम, क्योंकि हमें पता है 21 कोर्सेज हैं, और वैल्यू में हम लोग ये सब हटा देंगे और रिवेन्यू डाल देंगे। तो यहाँ से हम बता रहे कि रिवेन्यू बाई कोर्स क्या है। ट्री मैप भी देखो पूछ रहा है कि कैटेगरी किसको रखोगे और वैल्यू किसे रखोगे। तो वैल्यू हमने रिवेन्यू को रख दी, और कैटेगरी हमने रख दी कोर्स का नाम। तो इससे हमें दिखा कि जो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस कोर्स है हमारा, उसकी ओवरऑल रिवेन्यू सबसे ज़्यादा है।
और यहाँ से बस हम ये क्वेश्चन तो हमारा नहीं था, पर इसका हम ऐसे लिख देते हैं रिवेन्यू बाय पोस्ट। आज आपको इतना प्रैक्टिस करना है इस प्रोजेक्ट में, अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। पार्ट 2 में हम लोग बहुत सारे डैक्स और इसमें और क्या क्या डैक्स हम ला सकते हैं, जैसे ड्रॉप आउट रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। और आज आपको एक बेसिक पता लगा कि कैलकुलेटेड कॉलम कब बनाना है और कैलकुलेटेड मेजर कब बनाना है। ये सब हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे कई प्रोजेक्ट्स में। तो आज आप इतना ट्राई करिए and we will continue this in the next class. Okay, have a nice day.